नमस्कार, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं चर्चा देश की में। देश का युवा देश की जान और शान होता है, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। भारत में छात्रों और प्रोफेशनल्स में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में आत्महत्या की स्थिति बहुत गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 1,71,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनमें लगभग 45% आत्महत्याएं 18 से 30 वर्ष के युवाओं ने की हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक है। और आज इस विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न मेरा ये है, सर, कोटा में बीते साल 17 आत्महत्याएं देखी गई और इसी के साथ अन्य क्षेत्रों में भी भारत के आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और ये बढ़ता आंकड़ा हमारे लिए किस प्रकार से चिंता का विषय है? एक तो बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा और ये टॉपिक मेरे पसंद का भी है। जी। और मैं जो कोटा का आपने जिक्र किया, कोटा में 2025 में ही 4 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। मैं कोटा गया भी हूँ और मैंने कोटा में देखा मैं ये मानता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या, चाहे लोग कुछ भी कहें, पॉपुलेशन कहे, बेरोजगारी कहे, किसानों के सही दाम न मिलने को कहें, लेकिन मेरे समझ से इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या पेरेंटिंग है। अभिभावक जो प्रेशर बच्चों पे दे रहा है और जो नौनिहालों का जो हाल हो रहा है, उससे हमारी पूरी युवा पीढ़ी एक अजीब तरह के दबाव में है। और ये पेरेंटिंग के नाम पर मैं आपको इस पे किस्सा सुनाता हूँ। पूरी दुनिया में अगर बच्चों की, छात्रों की शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। वहां पर 7 साल तक कोई स्कूल नहीं जाता, कोई बच्चा, वो डे केयर में जाते हैं। अच्छा, अरबपति का बच्चा भी जाता है और रिक्शे वाले का बच्चा भी वहां जाता है और 7 सालों तक उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। उसे 3 काम करना है, खेलना है, सोना है और मतलब घूमना है, खाना है। खाना, खेलना और सोना, 3 काम है। सिर्फ 7 साल के बच्चों को वहां 3 ही काम करना है। या तो उन्हें खाना खाना है, या तो उन्हें खेलना है, या तो उन्हें सोना है। कोई क्लासरूम नहीं होता डे केयर में। बच्चों को घुमाते हुए ले गए तो हल्का सा एक जू टाइप का बना रखा है, उसमें खेलते खेलते ही बता दिए ये डॉग है, ये कैट है, ये रैट है। आगे ले गए ये कैमल है, ये ऐसे करके खेल खेल में ही बताते रहते हैं उनको। और आपको जान के अचरज होगा, 16 साल की अवस्था में आके दुनिया में 10वीं के बच्चों का एक एग्जाम होता है। पिछले 5 साल से भी ज्यादा वक्त से फिनलैंड के बच्चे वो परीक्षा टॉप कर रहे हैं और पहली बार देते हैं। उनके यहां 16 साल तक एग्जाम भी नहीं होता। तो उससे क्या है, और फिनलैंड का जो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो दुनिया में वो नंबर 1 है। हमारे देश में पीछे 20-25 सालों में क्या हुआ है कि एक तो हम जो ज्वाइंट फैमिली से आके न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। दूसरी बात ये कि जो एक पीढ़ी आज के 20 साल के जो बच्चे हैं या 20 साल से कम 25 साल के, तो माँ बाप अपनी असफलताओं का, अपनी अपेक्षाओं का दबाव बच्चों पर ट्रांसफर करते हैं। वो शुरू से ही बच्चा, अभी देखिए मैं सुबह सुबह सो के उठता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, 3-4 साल के बच्चे वो पूरी नींद में हैं, आंख उनकी नहीं खुल रही है, लेकिन उनकी मम्मी उनका बैग, उनका टिफिन लेके बगल में खड़ी है। वो बच्चा जाकर उसका क्या बौद्धिक विकास होगा। अब कोटा की बात जो आपने कही, कोटा में 2 तरह के बच्चे हैं। अब क्या है, एक ट्रेंड सा चल गया है, कोई बच्चा 10th पास करता है, उसके माँ बाप उसको 11th में साइंस और साइंस में मैथ्स और बायो लेना है।
आप डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, सब आईआईटी की कोचिंग कर रहे हैं, सब नीट की कोचिंग कर रहे हैं। क्या देश में या माँ बाप अपने बच्चों का असेसमेंट नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा आईआईटी में जाने लायक है कि नहीं, जेई में जाने लायक है कि नहीं? जितनी संख्या में कोटा में बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उतनी संख्या है सीट्स की। अब वहाँ बच्चे जाते हैं, अब माँ बाप ने धकेल के भेज दिया, उनका बेटा जा रहा है तो तुम भी कोटा जाओ। अब वहाँ भेज दिया, आप जाके देखिए 18, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, ज़्यादातर उसमें दो तरह के हैं। जो मैं मानता हूँ कि उस जो सीधे हैं या अपेक्षाकृत उनका लेवल कम है, वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो तेज तर्रार हैं, मतलब वो दूसरी फील्ड में अच्छा कर सकते थे, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। जितना बड़ा खतरा इस वक्त आत्महत्या का है, हमारे देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें 50% आत्महत्याएं 30 साल से कम के लोग कर रहे हैं। दूसरा खतरा नशे का है। हमारे देश में 16 साल से ऊपर के 16 से 30 का जो ब्रैकेट है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नशे के आगोश में आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब समझना होगा कि ये शुरुआत, जैसे आत्महत्या करने वाले लोगों के एक टेंडेंसी होती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मैं अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, मेरा जीने से क्या मतलब। चलो, जो स्टूडेंट है उसका तो डिप्रेशन सुसाइड का ये तर्क हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो पैसे कमा रहा है, उसके बाद भी डिप्रेशन में है, फिर भी उसकी डेथ हो रही है। बात यह है कि जो मैंने पहले कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और सोसाइटी, समाज से लोगों का जुड़ाव कम हो गया। अब आप देखिए, 4 दोस्त, मैं देखता हूं आजकल के बच्चों को, 4 दोस्त, लड़के लड़कियां कैफे में दिखते हैं या मार्केट में दिखते हैं या मेट्रो में दिखते हैं, वो चारों साथ जा रहे हैं मगर चारों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। बात किससे कर रहे हैं? उस दोस्त से जो कहीं दूर बैठा है। जो बगल वाला दोस्त है उससे नहीं बात कर रहे हैं। चारों बात कर रहे हैं लेकिन अपने दूर वाले दोस्त थे, और चारों गए साथ हैं। तू चलेगा सीपी, तू चलेगा सीपी, जाएंगे चारों सीपी, लेकिन चारों पूरे रास्ते अपने अपने फ्रेंड से जो उनके साथ नहीं है उनके साथ चैट करते हुए जाते हैं। अब आप बताइए इससे क्या होता? ये जो सोशल मीडिया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं ये मानता हूं कि मेरे फेसबुक पे अगर 5000 फॉलोअर या फ्रेंड्स हैं, उनसे मुझे कौन सा संबल मिलेगा? मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, मेरे जो बुरे वक्त के दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट लाइफ के फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करके मुझे कुछ अच्छा लगता है। मुझे अगर बचपन का दोस्त फ़ोन करके सुबह ही गाली के अंदाज में क्या कर रहे हो, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। तो ये जो एक कड़ी है ये टूट रही है और पेरेंटिंग इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को इतना प्रेशर में ला दिया है। 2 किस्से मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक आदमी एक सर्कस के मैनेजर के पास आया और उसने मैनेजर से कहा कि मेरे पास आप लाए एक बहुत बढ़िया आइटम है। तो उसने कहा दिखाओ। तो उसने झोले में से एक कुत्ते के बच्चे को निकाला और एक पियानो दे दिया उसको। तो बच्चा पियानो बजाने लगा, कुत्ते का बच्चा पियानो बजाने लगा। सर्कस वाले ने कहा अरे यार, ये तो हमारे लायक बड़ा तगड़ा आइटम लेके आए तुम। सर्कस वाले को ऐसा ही आइटम चाहिए था। इतनी देर में बहुत झटके से एक कुतिया आई और उस बच्चे को उठा के लेके गई। तो सर्कस वाले मैनेजर ने उस आदमी से कहा कि ये क्या मसला है यार, ये क्यों ऐसे लेके गए? उसने बोला सर, ये उसकी माँ है, वो उसको डॉक्टर बनाना चाहती है। तो वो इतना अच्छा पियानो बजा रहा था लेकिन उसकी माँ चाहती थी वो डॉक्टर बने। ठीक इसी तरह एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से युद्ध हुआ दूसरा, एडोल्फ हिटलर बहुत बढ़िया पेंटर था, बहुत बढ़िया चित्रकार था। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था लेकिन उसके माँ बाप उसको पीट पीट के उन्होंने चित्रकार नहीं बनने दिया। तो प्रख्यात दार्शनिक ओशो कहते हैं कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके जिम्मेदार हिटलर को ठहराया जाता है। तो हिटलर जिम्मेदार था कि उसके माँ बाप जिम्मेदार थे? जो आदमी जो बन सकता है। अब जैसे हमारे आइजोम्स में 250-300 बच्चे आते हैं, इन बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए
कि इनके माँ बाप ने टेलीविजन चैनल पर रिपोर्टर्स को, एंकर्स को देख करके इनको धकिया के भेजा है, या ये अपने से कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर माँ बाप ने भेजा है तो वो बच्चे ज्यादातर, हम लोग तो देखो घूमते रहते हैं, ये आइजोम्स के लड़के लड़कियों को हम सेक्टर 18 और 27 के कैफे और चाय की दुकानों पे पूरे दिन बैठे देखते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में तो 80% नहीं आते जो यहाँ एडमिशन लिए हैं, और ठीक है नहीं आते तो इसमें हमारा कोई नुकसान तो है नहीं, आप ही का है, आओगे तो कुछ सीखोगे। लेकिन ये बच्चे तो वहां बैठे रहते हैं, उनको ये है कि बस, और बहुत मैं ये भी देखता हूँ, कहने में तुम लोगों को खराब लगेगा, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो आइजोम्स में एडमिशन के 6 महीने के भीतर ही चाय की दुकानों पर सिगरेट के कश लगाते दिखते हैं। क्या गोया सिगरेट पीना ही अच्छे पत्रकार की निशानी है, और पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया तो नशा करना और सिगरेट पीना, मतलब वही जैसे मार्क्स के जो मार्क्सवादी होते हैं तो वो सिगरेट और जीन्स फटी पहनना पहले शुरू करते हैं, मार्क्स के सिद्धांतों को बाद में जानते हैं कि कम्युनिस्ट होने की यही निशानी है कि आप दाढ़ी बढ़ा लें, आप जीन्स पहन लें और फटी चप्पल रहे और सिगरेट पीने लगे तो आप मार्क्सवादी हो गए। ठीक इसी तरह पत्रकार बनने के लिए ये सब आवश्यकताएं नहीं है। मैं अपने इंस्टीट्यूट, आप लोगों को मेरी बात खराब लग सकती है, और फिर आपको 2 साल बाद डिप्रेशन होने लगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो डिप्रेशन, अब आजकल बच्चा 8 साल का है वो डॉक्टर के पास जाता है, 10 साल का है वो सब कुछ दुनिया देख रहा है, सब कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जब वो डॉक्टर उससे पूछता है बताओ बेटा क्या हुआ, तो माँ कहती है असल में ना डॉक्टर साहब ये 2-3 दिन से मैं बताती हूँ। मतलब वो बच्चा बता भी नहीं सकता, उसकी माँ ही उसको बताएगी। तो ये डोमिनेंस जो फैमिली का है और जो अपब्रिंगिंग है और जो देश समाज का माहौल है, आत्महत्या के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ये है। लेकिन जो आदमी आत्महत्या करता है उसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ नए युवाओं के लिए भी, कि एक किस्सा है कि एक आदमी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, वो चोटी पर पहुंचा और वहीं से छलांग लगाने वाला था, तो एक फकीर वहीं बैठा था। उस फकीर ने कहा कि ये जो क्यों जा रहे हो कूदने के लिए? बोला मेरे दुनिया में कुछ नहीं है, मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मैं जान दे देता हूँ, इस दुनिया में जीने से कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फकीर ने कहा अरे रुक रुक रुक, तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुझे कुछ नहीं मिला, तू किसी काम के लायक नहीं, इसलिए मरना चाहता है? उसने बोला हाँ इसीलिए मरना चाहता हूँ, मैं किसी काम लायक नहीं। उसने कहा 2 मिनट रुक, मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ का जो राजा है वो मेरा दोस्त है और मैं तुझे उससे मिलाता हूँ, मरना है ही तुझे, तू मर जाइयो, बस 2 मिनट की बात है। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा ये आँख और ये हाथ और ये कान, एक आँख के 1 लाख, दोनों हाथ के 2-2 लाख और कान के 1 लाख, तुझे 5-6 लाख रुपए मिल रहे, मरना है ही तो एक कान लेके क्या करेगा, आंख लेके क्या करेगा, मैं यहाँ से धकेल दूंगा, मरना तुझे है ही, तू मेरे साथ चल। वो गया, राजा ने उससे पूछा, उसने राजा को पहले ही जाके बता दिया एक आदमी लेके आया हूँ, तुम अपना, मैंने ये कहा। उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा बुलाओ। बोला, उस फकीर ने कहा कि राजा तो पागल है, जो मैं कहूँगा वो करेगा। वो आदमी आया, उसको बोला कि हाँ बोल। तो बोला तेरी आंख का 1 लाख, एक आंख का, दूसरी का 1 लाख 2 लाख, दोनों हाथ का 2-2 लाख 6 लाख और तेरे एक कान का 2 लाख 8 लाख रुपए देते हैं। इसके 8 लाख दो, इसके ले लो सब आंख। तो उसने कहा रुको रुको, क्यों? बोला तू तो मर नहीं जा रहा, तो तू मुझे 8 लाख रुपए दे रहा हूं। फिर उसने कहा तुम हत्यारे हो क्या, तुम 100 करोड़ रुपया दोगे तो भी मैं आंख नहीं दूंगा। तो फकीर ने कहा कि पता चला तुझे कितना तेरे पास है, जितना है 2 हाथ 2 आंख 2 पैर 2 कान, इतना ही भगवान ने दिया, इतना बहुत है, इसके आगे कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये एक मोमेंट्री क्षण होता है डिप्रेशन का, जो इन दिनों इन्हीं सब बहुत सारी बातों की वजह से हो रहा है। सर, हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए कितना जिम्मेदार है और हमें किस तरह के सुधार करने चाहिए अपनी शिक्षा प्रणाली में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है समय समय पर, अब ये 84 के बाद आई है, 40 सालों के बाद। तो शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है ये माना जा सकता, लेकिन हमने शिक्षा को रोजगार परक मान लिया। हम ये मानते हैं कि जो आदमी पढ़ाई में अच्छा हो उसे नौकरी मिल जानी चाहिए, या यही पढ़ाई की वजह से
उसके आय के स्रोत होने चाहिए। यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। शिक्षा तर्कपूर्ण व्यक्ति के लिए, आपके विजडम के लिए क्या गलत है, क्या सही है, किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाती है। मगर हम एक अच्छा प्रोफेशनल एक अच्छे प्रोफेशन में जाने के लिए जब शिक्षा को यूज करते हैं, तब मामला वहीं पे गड़बड़ हो जाता। जैसे आप यहाँ आइजोम्स में आए हैं, तो इसको पढ़ के आप अच्छे पत्रकार बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर अगर आपके अंदर इंस्टिंक्ट है और आपने आइजोम्स का फायदा उठाया, तो आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। देश के जितने बड़े पत्रकारों को आप जानते हैं, इसमें लगता है मुझे कि 99% लोगों ने पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया। और दुनिया में जितने लोगों को आप जानते हैं, एलन मस्क को, तो वो एलन मस्क कोई MBA डिग्री मतलब कोई ऐसे हार्वर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो MBA नहीं है। और दूसरी बात, सत्या नडेला जिसकी सैलरी आज 1-1.5 करोड़ रुपए डेली है, तो सत्या नडेला इस देश के किसी IIT के इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं है। तो आप किसी अच्छी जगह से पढ़कर, ये कोई गारंटी नहीं कि कोई IIT में निकल गया तो वो दुनिया जीत लेगा। और कोई बहुत सारे लोग आपको मालूम है, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि जो लोग शुरुआत में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। आप नितिन गडकरी को देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सोच वाला मंत्री, जिसने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम किया। इसी चेयर पर आके बैठ के उन्होंने बताया था कि 10th में उनको इतने नंबर नहीं मिले जिससे वो 11th में साइंस ले सके। तो इसलिए कोई भी सफर कहीं आखिरी नहीं होता। जहां आप फेल होते हैं, वहीं से वो फेल का FAIL, पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम ने कहा, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास गया, तो उसके बाद से आपकी सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात समझदारी की है। और इसलिए ना पढ़ाई की जाए कि इससे रोजगार मिलेगा, ये बात दिमाग से हटा दी जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत समस्या का समाधान होगा। सर, फिर इसके लिए आप क्या समाधान सुझाएंगे? हमें अपने पेरेंट्स को, अपने शिक्षा प्रणाली को और हमारी सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए इन सब सुधारों के लिए? देखिए, ये मेरे समझ से ये जो मसला आपने उठाया, ये सरकारों से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा परिवार का और पेरेंट्स का है। अभिभावकों को मेरी समझ से बच्चों को जो करना है उसकी छूट मिलनी चाहिए। अपना प्रेशर देने के बजाय बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो करने की छूट दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ाई में कैसे। बात क्या है, जैसे खेल है, हर आदमी को, हर इंसान को अपनी जिंदगी में खेलना चाहिए। खेल कुछ नहीं, वो फिजिकल फिटनेस की बात तो है, लेकिन खेल आपको मेंटली बहुत मजबूत करता है। क्यों? इसलिए मजबूत करता है कि आप जब खेलते हैं तो आपके धीरे धीरे, पहली बार जब आप हारते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप रिवेंजफुल होते हैं, आप जो जीतता है उसको किसी तरह से हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब खेलने लगते हैं आप, तो आप अच्छे खिलाड़ी की इज्जत करने लगते हैं, आप उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आप हारना सीखते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि जो जीता वो मुझसे बेहतर था, आज का दिन उसका था। खेल आदमी को मानसिक रूप से बहुत मजबूत, स्ट्रांग बनाता है। अभी देखिए, वो जो 2 टेनिस प्लेयर थे, नडाल और राफेल नडाल, और दूसरे वाले देखिए फेडरर, वो कितने लंबे समय से आमने सामने लड़े और कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने, कितने फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन में आमने सामने लड़े। कभी वो जीता, कभी वो जीता, और जब एक ने रिटायरमेंट लिया तो दूसरा रोने लगा। वो मानवता की या मानसिक तौर पर या इमोशंस की उतनी अच्छी स्टोरी हाल के दिनों में मैंने कोई देखी ही नहीं, कि जो प्रतिस्पर्धी 10 साल से आमने सामने लड़ रहे थे, खेल रहे थे, एक ने रिटायरमेंट लिया तो दूसरा रोने लगा, और वो दोनों रोते रहे अपनी अपनी टेबल पर बैठकर। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो मजा एक दूसरे से हम में लड़ने में था, हम में खेलने में था, वो अब नहीं आएगा, वो मिस करेंगे। तो मैंने ये खेल को और ज़्यादा जीवन में
बच्चों के बढ़ाना चाहिए, युवाओं के बढ़ाना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सब युवाओं को इस गंभीर विषय पर एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया और हमें एक नई दिशा की तरफ रुझान करने के लिए आपने एक अलग सोच दी। और मैं आशा करता हूं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस गंभीर विषय पर वो इतनी ही समझदारी से हमारी बातों को समझेंगे। भारत का युवा देश का भविष्य है और इसे टूटने से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, क्योंकि आत्महत्या एक बहुत बड़ा अपराध है और हर जिंदगी अनमोल है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आप अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आइजम्स न्यूज़ के साथ।